द ब्लड टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। अध्याय 5 द ब्लड टेलीग्राम। रिचर्ड निक्सन और आर्चर ब्लड दोनों एक चिंताजनक तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। पाकिस्तान की सेना, जो अब अपने ही लोगों से युद्ध कर रही थी, को संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी हथियारों से लैस कर दिया था। इस जारी हमले के लिए भारी मात्रा में सैन्य संसाधनों की आवश्यकता थी, जिसमें संभवतः 4 पाकिस्तानी सेना के बख्तरबंद डिवीजन और पाकिस्तानी वायुसेना भी शामिल थी। इसमें पाकिस्तान भारी मात्रा में अमेरिकी हथियारों और उपकरणों पर निर्भर था। गोला बारूद और सशस्त्र बलों को संचालित रखने वाले स्पेयर पार्ट्स से लेकर टैंक और विशाल C-130 परिवहन विमानों जैसी प्रमुख वस्तुओं तक, जो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक सैनिकों को ले जाते थे। जैसे ही दमन शुरू हुआ, बंगालियों ने अमेरिकी राजनयिकों से विनती की कि वे अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का इस्तेमाल सामूहिक हत्या के लिए न होने दें। निक्सन प्रशासन ने पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय विदेश विभाग ने शर्मनाक प्रेस सवालों से बचते हुए पाकिस्तान में अमेरिकी छोटे हथियारों और विमानों द्वारा मौत के घाट उतारे जाने की सुर्खियों से बचने की कोशिश की। गोलीबारी शुरू होने से ठीक पहले किसिंजर एक सिचुएशन रूम मीटिंग में बैठे थे, जहां वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को पूर्वी पाकिस्तान में अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान द्वारा C-130 के स्पष्ट इस्तेमाल के बारे में बताया गया था। हत्याकांड शुरू होते ही ढाका हवाई अड्डे पर जासूसी कर रहे ब्लड के अधिकारियों को उन विमानों को काम करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को लाते हुए उड़ानें देखी, जिनमें से एक C-130 लगातार ढाका से आता जाता दिखाई दिया। ब्लड की टीम ने पाकिस्तानी वायुसेना को F-86 सेबर विमानों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा, जो कोरियाई युद्ध में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी जेट लड़ाकू विमान है। ब्लड ने ढाका के भारी सुरक्षा वाले हवाई अड्डे पर F-86 स्क्वाड्रन द्वारा 2 या 4 उड़ानों में की जाने वाली दैनिक उड़ानों की सूचना दी। ढाका से 2 F-86 विमानों को पास के एक कस्बे में बंगाली प्रतिरोध को कुचलने के लिए उड़ान भरते देखा गया। एक और बार पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर को 2 F-86 विमानों द्वारा उसके चारों ओर बमबारी और गोलीबारी का भयावह नजदीकी दृश्य देखने को मिला। और 2 प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक कस्बे में F-86 विमानों ने बाजार क्षेत्र, मुख्य मस्जिद और एक स्थानीय कॉलेज पर रॉकेट और मशीन गनों से गोलीबारी की, जिसमें कई लोग हताहत हुए। जमीन पर भी अमेरिकी हथियार समान रूप से दिखाई दे रहे थे। हत्या के पहले दिन ब्लड के एक अधिकारी ने ढाका की सड़कों पर 3 अमेरिकी निर्मित M24 चाफी लाइट टैंकों को घूमते देखा था, जिनमें से एक ने मशीन गन से गोलियां चलाई। अगले 10 दिनों में ब्लड के कई कर्मचारियों ने अमेरिकी जीपों को देखा, जिन पर अमेरिकी .50 कैलिबर मशीन गन लगी थी, और कभी कभी वे शहर में गश्त करते हुए गोलीबारी भी करते थे। ब्लड ने बाद में ढाका के आसपास कम से कम 8 M24 टैंक तैनात देखे। कुछ ही समय बाद चटगांव में एक अमेरिकी अधिकारी ने 3 टैंक देखे, जो स्पष्ट रूप से बंगाली विद्रोहियों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने भी ढाका और चटगांव में M24 और F-86 विमानों के साथ साथ जीपों को भी कार्रवाई करते देखा। ये बात उच्चतम स्तर पर ज्ञात थी। जैसा कि व्हाइट हाउस में किसिंजर के कर्मचारी हेरोल्ड सॉन्डर्स और सैमुअल हॉस्किंसन ने उन्हें बताया, इस बात के प्रमाण है कि अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिसमें विमान, F-86 और C-130, टैंक और हल्के हथियार शामिल है। भारत में राजदूत केनेथ कीटिंग ने पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति बंद करने का आग्रह किया। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान में सैन्य नरसंहार के स्पष्ट और बढ़ते सबूत के बावजूद पाकिस्तान को विमानों और बख्तरबंद कार्मिक वाहकों की नई अमेरिकी आपूर्ति के बारे में बातचीत चल रही थी। निक्सन हमेशा से समझते थे कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल घरेलू दमन के लिए किया जा सकता है। उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया के एक और क्रूर कम्युनिस्ट विरोधी ताकतवर नेता सुहार्तो से कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त सैन्य शक्ति आवश्यक है। निक्सन प्रशासन ने पाकिस्तान से कभी भी बंगाली नागरिकों के खिलाफ अमेरिकी हथियारों और आपूर्ति का इस्तेमाल न करने को नहीं कहा। जैसा कि एक अमेरिकी राजनयिक ने पाकिस्तान को बताया, उनके हथियार सौदों में आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल पर रोक नहीं थी, ऐसा कुछ जिसे पाकिस्तान केवल हरी झंडी के रूप में ही ले सकता था। अमेरिका की आवाज ढाका वहां मौजूद लगभग 500 अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरनाक हो गया। ब्लड पाक सेना की उन्मत्त विदेश विरोधी कार्रवाई से घबराकर खाली करने का आदेश देने को मजबूर हो गए। बाद में उन्होंने विदेश विभाग को बताया कि यह एक छोटा सा चमत्कार था कि हत्या और लूटपाट से तत्पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कोई अमेरिकी मारा या घायल नहीं हुआ। ब्लड को अपने परिवार की चिंता थी।
मेग ब्लड अपने आधिकारिक निवास में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। हमारे घर में गोलियां चली थी, वो याद करती है। पाकिस्तान ने तेहरान या बैंकॉक में सुरक्षा के लिए अमेरिकियों से भरी एक दैनिक वाणिज्यिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ान उपलब्ध कराए। याह्या ने बाद में निक्सन को ये याद दिलाया, ये दर्शाते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका उनका ऋणी है। इस्लामाबाद में राजदूत जोसेफ फारलैंड ने ब्लड को ये सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी कि उनके निकाले गए कर्मचारी प्रेस के सामने अपना मुंह बंद रखें। प्रस्थान करने वाले अमेरिकियों के लिए, जिनमें से कई ने अपने बंगाली दोस्तों को खो दिया था और लगभग सभी इस दमन से भयभीत थे, ढाका से उनका बाहर निकलना एक चौंकाने वाला क्षण था। हर दिन पाकिस्तानी वायुसेना के तत्वावधान में 3 से 10 PIA विमान पश्चिमी पाकिस्तान से ढाका में उतरते थे, जिनमें नागरिक कब्डों में नए सैनिक भरे होते थे, जो सैन्य वर्दी पहनने के लिए बगल के एक हैंगर में जाते थे। फिर सैनिकों को उतरते देखने के बाद अमेरिकियों को भी उन्हीं विमानों में से एक में ले जाया जाता था। उन्हें एहसास हुआ कि वे पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने की कुछ लागत वहन कर रहे थे। ब्लड ने तार भेजा कई अमेरिकियों के लिए जिनके करीबी दोस्त मारे गए थे, लापता थे या छिपे हुए थे। इस स्थिति ने पूर्वी पाकिस्तान को आत्मसम्मान के साथ छोड़ना भी असंभव बना दिया था। शोक से त्रस्त लोगों में से एक मेग ब्लड थी, अपने छोटे लड़के के साथ, जो आखिरी उड़ान से बाहर निकला और पहले कराची और फिर तेहरान जाने वाले PIA विमान में सवार हो गया। यह जिंदगी का एक अजीब दौर था, वो शांत आक्रोश के साथ याद करती है। जब आर्च ने फैसला किया कि पूरे अमेरिकी समुदाय को चले जाना चाहिए और उन्होंने उन पाकिस्तानियों की बात मान ली जो इस सब के पीछे थे, तो हवाई जहाज मुफ्ती वेश में लोगों से भरे हुए आए, जो छोटी ब्रिगेडों के रूप में रवाना हुए, इससे पहले कि उन्होंने तथाकथित बचाव विमानों को हमारी ओर मोड़ दिया। ब्लड अकेला रह गया, हवा में चीखता हुआ। वाशिंगटन की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। उन्होंने बाद में याद किया, हमें ये सुझाव दे रहा था कि हमारी रिपोर्टिंग को पाकिस्तानी दावों की तुलना में कम विश्वसनीयता दी जा रही थी कि भारत द्वारा गुमराह किए गए कुछ बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं था। ब्लड हमेशा एक अखंड पाकिस्तान चाहते थे, लेकिन इन अत्याचारों ने उसे बर्बाद कर दिया था। उन्होंने घृणा से केबल पर लिखा, आतंक का राज शुरू हो गया और हजारों लोग मारे गए, निर्दोष और कथित तौर पर दोषी दोनों। और यह सब देश की एकता को बनाए रखने के नाम पर। वे बंगाली उदारवादी जो पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे, अब हिंसा के निरंतर तांडव से बदनाम हो चुके थे, जिसने आज जनता को आतंकित कर दिया है, लेकिन कल के राजनीतिक नेतृत्व को कट्टरपंथी बना दिया है। बंगाली लोग पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेंगे। उन्होंने लिखा, सेना ने देश को तबाह कर दिया है। राष्ट्र के सम्मान और अखंडता के रक्षकों ने पाकिस्तान के अस्तित्व के मूल पर सबसे तीखा प्रहार किया है। कई दुखी पाकिस्तानी इस बात से सहमत थे। याह्या के एक मंत्री खुद इस तबाही को देखने के लिए पूर्वी पाकिस्तान गए। मैं ढाका गया था, उन्होंने बाद में लिखा, और यह मेरे जीवन का सबसे बुरा अनुभव था। मैं जहां भी गया, मैंने एक ही कहानी सुनी। एक व्यक्ति ने अपना बेटा खोया था, दूसरे ने अपना पति, कई गांव जला दिए गए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सेना के अत्याचारों को लेकर याह्या का सामना किया। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, जो जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कमांडर बन गए, ने बाद में खुलकर लिखा नागरिकों की हत्या और विनाशकारी नीति के बारे में, और एक घोर क्रूरता के प्रदर्शन की निंदा की जो चंगेज खान द्वारा किए गए नरसंहारों से भी ज्यादा निर्दयी थी, या ब्रिटिश जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए नरसंहारों से भी ज्यादा निर्दयी थी। जैसा कि एक गुप्त पाकिस्तानी युद्धोत्तर न्यायिक आयोग ने बाद में उल्लेख किया, कई पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने किसी भी खतरे से असंबंधित अत्यधिक बल प्रयोग के साथ साथ लूट, आगजनी और बलात्कार की बेतहाशा हरकतों की भी शिकायत की। जनरल नियाजी ने बल के अंधाधुंध प्रयोग को स्वीकार किया, जिसके कारण सैन्य नेताओं को चंगेज खान और पूर्वी पाकिस्तान का कसाई जैसे नाम मिले। पाकिस्तानी सेना को क्रूरतापूर्वक उकसाने के लिए बंगाली राष्ट्रवादियों को दोषी ठहराते हुए इस न्यायिक जांच में वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों की गवाही भी शामिल थी, जिन्होंने ढाका विश्वविद्यालय पर बदले की भावना से किए गए हमले, फायरिंग दस्तों द्वारा बंगालियों की हत्या, बड़े पैमाने पर किए गए हमलों जिनमें निर्दोष लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोगों के नरसंहार की निंदा की थी। एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के अनुसार एक जनरल ने अपने सैनिकों से पूछा, तुमने कितने बंगालियों को गोली मारी है? ब्लड ने अपनी रिपोर्टिंग को दोगुना कर दिया। वाशिंगटन तक अलग अलग विश्वसनीयता वाली डरावनी कहानियों की एक धारा पहुंचा दी। उन्होंने बंगालियों को शांत करने के लिए आतंक के माहौल की सूचना दी।
ढाका और आसपास के इलाकों में गोलीबारी जारी थी और नए मारे गए शवों को एक ट्रक पर लादा जा रहा था। ब्लड ने पाया कि पूर्वी पाकिस्तान के कुछ अधिकारी जो काम पर आने की हिम्मत कर रहे थे, दुख से स्तब्ध और पाकिस्तान की सैन्य बर्बरता की निंदा करते हुए स्तब्ध थे और उनमें से एक रो रहा था। पुराने ढाका में अमेरिकी पुजारियों ने ब्लड को बताया कि पाकिस्तानी सेना बैरिकेड लगाने से बदतर किसी भी उकसावे का सामना न करते हुए घरों में आग लगा देती है और फिर बाहर भागते लोगों को गोली मार देती है। पुजारियों का मानना था कि हिंदू खास निशाने पर थे। अन्य बंगालियों ने एक झुग्गी झोपड़ी में 6 लोगों को गोली मारते हुए देखा था, जहां सेना हिंदुओं पर बदले की भावना से हमला कर रही थी। सेना पुलिस पर भी गोली चला रही थी, जिन्हें बंगाली राष्ट्रवादियों का समर्थक माना जाता था। एक पुलिसकर्मी ने एक अमेरिकी अधिकारी से कहा, हमारे लिए प्रार्थना करो। शाहुदुल हक, वो युवा बंगाली जिसने अपनी पहली ढाका यात्रा के दौरान आर्चर ब्लड के परिवार से दोस्ती की थी, अब 21 साल का हो चुका था और इंजीनियरिंग का छात्र था। वो पाकिस्तान के खिलाफ वामपंथी कैंपस विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गया था और कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी हुआ था। 25 मार्च की रात को वो मशीन गनों की अपरिचित भारी गर्जना, आसमान में दौड़ती ट्रेसर गोलियों और जलती हुई इमारतों के लाल रंग से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। 2 दिन बाद ढाका विश्वविद्यालय पहुंचने पर वह लाशों, खून और लहूलुहान हालत देखकर स्तब्ध रह गया। दमन जारी रहने के दौरान हक अक्सर शाम को ब्लड से मिलने जाता था और उसे अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में कड़वी कहानियां सुनाता था जो भारत भाग गए थे या विद्रोह में शामिल हो गए थे। वाणिज्य दूत ने जवाब दिया कि वो और उसका स्टाफ अमेरिका में लोगों को इस घटना के बारे में सूचित करने की कोशिश कर रहे थे। हक याद करते हैं, मैं उनकी हताशा को समझ सकता था कि उन्हें वह नहीं मिल रहा था जो वह चाहते थे, लेकिन वो बहुत कूटनीतिक थे। उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। ब्लड की टीम ने रात में पूरे शहर में छिटपुट गोलीबारी सुनी। उन्होंने टेलीग्राम के जरिए बताया, सेना ढाका में लगातार बेतहाशा हिंसा कर रही है। उन्होंने जातीय आधार पर निशाना बनाए जाने के सबूतों का हवाला दिया, जिससे नरसंहार के उनके आरोप को बल मिला। निस्संदेह हिंदू सेना की क्रूरता के खास निशाने पर है। हिंदू इलाकों में भारी गोलीबारी और गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती थी। सेना बचे हुए कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी। ब्लड ने विश्वसनीय चश्मदीदों के जरिए टेलीग्राम भेजे, जिनमें बताया गया था, अत्याचार की कहानियां आम है। बंगाली कैदियों से भरे ट्रक एक पाकिस्तानी कैंप में ले जाए गए और ब्लड के एक कर्मचारी ने आधे घंटे में लगातार 180 गोलियों की आवाजें सुनी। सैन्य अधिकारियों के इस घबराहट भरे दावे के बावजूद कि ढाका सामान्य स्थिति में लौट रहा है, शहर एक भूथा शहर बन चुका था, जहां की 3/4 आबादी पलायन कर चुकी थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ढाका के इलाकों को सेना द्वारा जला हुआ देखकर दंग रह गया। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई बमबारी वाले शहर देखे थे, लेकिन यहाँ तबाही कहीं ज्यादा व्यापक लग रही थी। अमेरिकियों ने पाकिस्तानी सेना को एक बंगाली गांव में घुसते, झोपड़ियों पर बमबारी करते, निवासियों को घेरते और अंततः आधा दर्जन लोगों को ले जाते देखा। ब्लड के अनुसार ढाका के बाहरी इलाकों में भारी बमबारी की गई, जिसमें सैकड़ों राउंड उच्च विस्फोटक दागे गए। ढाका में एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने केबल के माध्यम से बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को छप्पर की झोपड़ियों वाले 2 गांवों पर टैंकों, बंदूकों और मशीन गनों का इस्तेमाल करते देखा। अफवाह थी कि ये पुलिस और सेना से भाग रहे लोगों के छिपने के ठिकाने हैं। वाणिज्य दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया। समूह के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने निजी तौर पर बताया कि हिंदू प्रोफेसरों को चुन चुनकर निशाना बनाए जाने, पुराने ढाका के बाहरी इलाके में 24 वर्ग ब्लॉक वाले इलाकों और मंदिरों के आसपास के गांवों सहित हिंदू बस्तियों को जलाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा 26 मार्च की रात को ढाका विश्वविद्यालय के एक हिंदू छात्रावास पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू व्यापक आतंक के शासन का खामियाजा भुगत रहे हैं। ढाका के बाहर स्थिति उतनी ही भयावह दिखाई दी। ब्लड के एक अधिकारी ने पास के एक कस्बे में पूरी तबाही देखी। ब्लड ने ऐसी खबरें देखी कि पाकिस्तानी सेना ढाका के बाहर एक कस्बे पर बम और नेपाम दाग रही थी, जबकि सेना ने पास के एक अन्य गांव पर जवाबी हमला किया था। 1 हफ्ते की देरी के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने ब्लड के कुछ अधिकारियों को तबाह हुए चटगांव शहर पहुंचाया, जो आग की लपटों में घिरा हुआ था और कई रिहायशी इलाके राख में तब्दील हो गए थे। हालांकि राजनयिकों की यात्रा के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी बंद कर दी थी, फिर भी वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा निहत्थे बंगालियों की नृशंस हत्या की कई घटनाएं देखी।
चटगांव में अमेरिकियों ने बताया कि पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही नागरिकों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। स्थिति का पता लगाने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया जा रहा था। ये रिपोर्टिंग यात्राएं अक्सर खतरनाक होती थी क्योंकि अमेरिकियों को मोटा से बचना पड़ता था और गोलियों की आवाज सुननी पड़ती थी। एक तेज तर्रार युवा विकास अधिकारी देसाई मायज याद करते हैं, मैं अपनी सफेद कार में चटगांव में घूम रहा था, सैन्य अधिकारियों के पास जाकर कह रहा था, मैंने आपके लोगों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की अफवाहें सुनी है और मैं जानता हूं कि एक अनुशासित अधिकारी होने के नाते आप नहीं चाहेंगे कि यह बात अंतर्राष्ट्रीय प्रेस तक पहुंचे। हमें लगा कि हमें राजनयिक छूट प्राप्त है। उस समय यह उतना जोखिम भरा नहीं लगा। मायज ने अपने दोस्तों को घर एक उदास पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देहात के एक छोटे से दरिद्र हिंदू गांव में जो कुछ देखा था उस पर शोक व्यक्त किया। सेना ने लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया, गोलियां चलाई और लगभग 600 लोगों को मार डाला। आसपास के गांवों के लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी और भाग गए। चावल मिले कोयले में और चावल राख में तब्दील हो गए। जो मुट्ठी भर ग्रामीण लौटे थे वे सिसकते हुए अपनी कहानियां सुना रहे थे। एक लंबा कमजोर बंगाली आदमी मायस को उसके झुलसे हुए घर तक ले गया। एक कमरा चावल की राख के ढेर और कोयले से बनी एक खाट के साथ, कुछ भी नहीं बचा था। जिसने हमें बताया कि उसके 3 बच्चे और पत्नी वहां रहते थे, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। एक और बूढ़ा आदमी जिसके दांत तवे पर गड़े हुए थे, उसकी आंखें बलगम, ग्लूकोमा या आंसू से चमक रही थी, अपने परिवार के नुकसान पर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ घायल नाव से 2 घंटे से ज्यादा दूर एक ईसाई गांव में भाग गए थे। वे कंक्रीट के फर्श पर पड़े थे। उनमें से ज्यादातर के हाथ या बाह में गोली लगी थी। गैंग्रीन से पीड़ित एक महिला चल बसी है। पेट में घाव वाले एक आदमी की मौत हो गई है। एक 11 साल की लड़की जिसके माथे में गोली लगी थी और जो उसकी दाहिनी कनपटी से निकल रही थी, चुपचाप लेटी हुई अपने हाथ को देख रही थी। वो चुप है लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवित है। हताहतों की कुल संख्या का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल था। ब्लड ने लिखा, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का पूरा उद्देश्य और अब भी कठोर प्रहार करना और लोगों को आतंकित करके उन्हें अपने अधीन करना था। हालांकि उन्हें यह निश्चित नहीं था कि चटगांव और अन्य जगहों पर कितने लोग मारे गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अकेले ढाका में एक हफ्ते से भी कम समय में 6000 लोग मारे गए। व्हाइट हाउस में किसिंजर के सहयोगी ब्लड की रिपोर्टिंग से स्तब्ध थे। किसिंजर के विशेष सहायक विंस्टन लॉर्ड, जिन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ केबल पढ़े हैं, ने कहा, यह एक क्रूर दमन था। सैमुअल हॉस्किंसन ब्लड के बारे में कहते हैं, पीछे मुड़कर देखे तो उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी। वो वाशिंगटन में सत्ता प्रतिष्ठान को वही बता रहे थे जो वाशिंगटन में सत्ता प्रतिष्ठान सुनना नहीं चाहता था। हॉस्किंसन भी धीरे धीरे इस हिंसा से स्तब्ध और दुखी थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। किसिंजर के प्रति वफादार और उन्हें खुश करने के लिए उत्सुक होने के बावजूद वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा उनकी चेतावनियों पर कोई प्रतिक्रिया न देने से निराश थे। वह याद करते हैं, यह वहां हो रहा है और इसका कोई संकेत नहीं है। उन्होंने किसिंजर के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अलेक्जेंडर हैग से शिकायत की कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। मेरे पुराने दोस्त अल हैग मुझे सलाह दे रहे हैं, सावधान रहो, सावधान रहो। वो उन्हें ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते थे। हॉस्किंसन कहते हैं, मुझे इस बारे में थोड़ा और जोश आने लगा। ढाका वाणिज्य दूतावास से हमें मिल रही रिपोर्टिंग के बारे में वह हैरान थे। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे पश्चिमी पाकिस्तान की ओर इतना झुक क्यों रहे थे। हॉस्किंसन बंगाली राष्ट्रवाद की गहराई को जानते थे और एक त्रासदी को बनते हुए देख रहे थे। अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता पर भरोसा करते हुए उन्होंने किसिंजर को एक उभरती हुई क्रांति के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे कहते हैं, किसिंजर क्यों नहीं समझते? वे वहां की वास्तविकताओं को क्यों नहीं समझते और उसके अनुसार नीतियां क्यों नहीं बदलते? हमें समझ नहीं आता कि वे हमारी समझ को क्यों नहीं समझते। दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी हेरोल्ड सॉन्डर्स ने हॉस्किंसन की भावनाओं को किसिंजर के प्रति एक अस्थायी दृष्टिकोण में बदल दिया और उनसे अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। सॉन्डर्स और हॉस्किंसन ने ब्लड के केबलों का इस्तेमाल निक्सन और किसिंजर की शीघ्र पाकिस्तानी सैन्य सफलता की उम्मीदों को झूठा साबित करने के लिए किया। पाकिस्तानी सेना आतंक के क्रूर अभियान से बंगालियों को जल्दी से डराने के अपने शुरुआती उद्देश्य को हासिल करने में विफल रही है। किसिंजर के कर्मचारियों ने एक शक्तिशाली बॉस की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, जिसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। ब्लड और कीटिंग को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हुए व्हाइट हाउस के सहयोगियों ने सुझाव दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान की अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता पर निर्भरता का लाभ उठाकर रक्तपात को सीमित करे। आखिरकार देश का टूटना तय लग रहा था
और निक्सन प्रशासन को देश और विदेश में इस आलोचना का सामना करना पड़ेगा कि हम एक ऐसे समूह के आत्मनिर्णय के खिलाफ सैन्य आतंकवादी अभियान का समर्थन कर रहे हैं जिसने राष्ट्रीय चुनाव में निष्पक्ष रूप से बहुमत हासिल किया है। उन्होंने पूछा कि राजदूत कीटिंग के शब्दों में, क्या यह वो समय है जब सिद्धांत ही सर्वोत्तम राजनीति बनाते हैं? किसिंजर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। निक्सन और किसिंजर काफी नाराज होते अगर ब्लड के गुप्त तारों को केवल प्रशासन के भीतर ही पढ़ा जाता, लेकिन ब्लड के चुनिंदा नरसंहार वाले तार तक आधिकारिक पहुंच को सीमित करने के विदेश विभाग के पुरजोर प्रयासों के बावजूद ये कुछ ही दिनों में प्रेस में लीक हो गया। किसी ने ब्लड के कुछ तार सेनेटर एडवर्ड कैनेडी को भी भेज दिए, जो उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी थे और जिनसे निक्सन खास तौर पर नफरत करते थे। इन केबलों के आधार पर कैनेडी ने तुरंत एक भावुक भाषण दिया जिसमें अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की निंदा की गई और निक्सन प्रशासन से हत्या रोकने का आग्रह किया गया। ब्लड लीक करने वालों में से नहीं थे और इन खुलासों से बेहद दुखी थे। पाकिस्तान में राजदूत जोसेफ फारलैंड को संदेह था कि ब्लड न्यूयॉर्क टाइम्स के सिडनी शैनबर्ग को गोपनीय जानकारी दे रहे थे। हालांकि शैनबर्ग, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ब्लड से कभी मिले ही नहीं, इस बात से पुरजोर इनकार करते हैं। फिर भी विदेश विभाग के किसी भी व्यक्ति ने या ढाका वाणिज्य दूतावास के किसी व्यक्ति ने या कई विदेशी चौकियों ने ऐसा किया हो सकता है। किसिंजर को यकीन हो गया कि दोषी केनेथ कीटिंग थे, जो दिल्ली में राजदूत थे। थोड़ी देर बाद किसिंजर ने निक्सन को बताया कि कीटिंग ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ब्लड केबलों की सामग्री बता दी थी। शैनबर्ग भी इससे इनकार करते हैं। प्रमुख विकास अधिकारी एरिक ग्रिफेल का मानना है कि यह ढाका वाणिज्य दूतावास का ही कोई व्यक्ति था, हालांकि वो ये बताने से इनकार करते हैं कि कौन था। उनका कहना है कि लीक करने वाले को बस केबल रूम में जाना था, उसकी एक प्रति बनानी थी और उसे डाक से भेजना था। डेसाइक्स मायर्स, जो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में निक्सन की नीतियों के कट्टर आलोचक थे, कहते हैं कि यह ढाका वाणिज्य दूतावास का लगभग कोई भी व्यक्ति हो सकता था। हम दुनिया को ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें याद है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने केबल लीक नहीं किए थे, लेकिन वे इस नरसंहार की प्रेस कवरेज चाहते थे, इस उम्मीद में कि इससे पाकिस्तानी सेना रुक सकती है। उन्होंने हिंदू ग्रामीणों की पीड़ा का वर्णन करते हुए एक लंबा पत्र लिखा और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने दोस्तों को भेजा। उन्होंने अनुरोध किया कि इसे गुप्त रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि कैनेडी, अन्य प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सेनेटरों और निक्सन को लिखे गए पत्रों के आधार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने लिखा, कोई भी बात जो नाम और स्रोत के साथ प्रेस तक पहुंच जाएगी, उसका मतलब होगा कि मुझे जाना पड़ेगा और मैं अभी नहीं जाना चाहता। तीव्र असहमति। 1 दर्जन कष्टदायक दिनों के बाद ब्लड के कर्मचारियों को वाशिंगटन की मानक प्रक्रिया से तंग आ गया था। युवा राजनीतिक अधिकारी स्कॉट बुचर और कुछ अन्य अधिकारियों ने निक्सन और किसिंजर की नीतियों पर पूरी तरह से अभियोग लगाने की बात की। वे एक असहमति संदेश भेजना चाहते थे। विदेश सेवा में एक नया उपकरण, वियतनाम से प्रेरित एक सुधार जिसका उद्देश्य राजनयिकों को आधिकारिक नीति के खिलाफ गोपनीय रूप से बोलने की अनुमति देकर स्पष्टवादिता को प्रोत्साहित करना था। यह वियतनाम युद्ध का चरम था, बुचर कहते हैं। हम कैंप स्वैम्पी में हैं, पूरी तरह से संपर्क से बाहर। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। वे इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें एक तीखा, समझौताहीन बयान चाहिए। बुचर ने इसे जोश के साथ लिखा। उनके मसौदे में उनकी तीव्र असहमति एक ऐसी अमेरिकी नीति से घोषित की गई थी जो नैतिक रूप से दिवालिया लग रही थी, एक ऐसी नीति जो लोकतंत्र के दमन और निर्दोषों के कत्लेआम के खिलाफ बोलने से इनकार करती थी। इसने इस नरसंहार को नरसंहार बताया। कई दिनों तक यह मसौदा असहमति केबल वाणिज्य दूतावास में घूमता रहा। युवा विकास अधिकारी डेसाइक्स मायर्स ने हस्ताक्षर किए। मुझे नहीं लगता कि हमें उम्मीद थी कि हम इसे बदलेंगे, वे कहते हैं, बल्कि हम इस भावना से भरे हुए थे कि हम कम से कम एक बयान तो दे सकते हैं। वाणिज्य दूतावास में विदेश सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और संयुक्त राज्य सूचना सेवा के सभी सदस्यों ने अपना समर्थन देने का वादा किया। असहमति जताने वालों ने हस्ताक्षर करने के लिए अन्य कनिष्ठ अधिकारियों को इकट्ठा किया और फिर एरिक ग्रिफेल जैसे वरिष्ठ अधिकारियों पर काम किया। ग्रिफेल, जो लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं कतराते थे, ने भाषा को और भी तीखा बनाने की कोशिश की। मुझे बंगालियों के लिए बुरा लगा, वे सरलता से कहते हैं। मुझे बंगाली पसंद थे, किसी को नहीं पता था कि आर्चर ब्लड इस पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं। जाहिर है, जैसा कि उन्होंने साबित किया, उनमें काफी हिम्मत थी, ग्रिफेल याद करते हैं। लेकिन ये पहले स्पष्ट नहीं था। ब्लड इन हत्याओं से साफ तौर पर स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बुचर जैसे कनिष्ठ अधिकारी वाशिंगटन से ज्यादा प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए बहुत ही निम्न स्तर के थे।
ग्रिफेल कहते हैं कि उन्हें अपने करियर की कोई चिंता नहीं थी। ढाका में उनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका था और वैसे भी उन्हें निक्सन और किसिंजर को लात मारने में कुछ आनंद आता था। मायर्स, जिन्हें भी निक्सन को नाराज करने की संभावना पसंद थी, कहते हैं, मैंने सोचा मेरी नौकरी ले लो और उसे धकेल दो। यह मसौदा विदेश सेवा का पहला औपचारिक असहमति पत्र होगा। आने वाले वर्षों में दुनिया भर के राजनयिकों से सैकड़ों और पत्र आएंगे और हालांकि इससे नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इससे वाशिंगटन में शक्तिशाली लोगों का गुस्सा भड़कना निश्चित था। बुचे कहते हैं, आर्क ब्लड के लिए दांव सबसे ज्यादा थे। उनके पास राजदूत बनने के लिए सभी जरूरी योग्यताएं हैं। ब्लड के डिप्टी पहले तो हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे, इस डर से कि कहीं ब्लड को मुश्किल में न डाल दिया जाए, जिससे ऐसा लगे कि पूरा स्टाफ विद्रोह पर है। उन्हें पता था कि यह कोई करियर बढ़ाने वाली कार्रवाई नहीं थी। बुचे कहते हैं, यह सही काम करने का मामला था। ढाका वाणिज्य दूतावास में हर कोई जानता था कि उन्हें वाशिंगटन को क्या बताना है। आखिरकार यह वो दौर था जब साइगोन में कई करियर दिमाग वाले सैन्य और असैन्य अमेरिकी अधिकारी अपने वरिष्ठों को आश्वस्त कर रहे थे कि वे वियतनाम युद्ध जीत रहे हैं। वियतनाम में, जैसा कि वहां के अमेरिकी कहा करते थे, नियम था गड़बड़ करो और आगे बढ़ो। व्यवस्था उन अधिकारियों को पदोन्नत करती थी जो कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे, भले ही उनके चारों ओर सबूत जमा हो। लेकिन ढाका में खूनी तथ्य हावी हो गए। बुचे कहते हैं, आर्क ब्लड एक असाधारण रूप से पेशेवर व्यक्ति है। पेशेवरता का मतलब है कि आपके पास निष्पक्षता हो। एक पत्रकार की तरह आप अपने तथ्यों को सही रखना चाहते हैं। सच्चाई ये थी कि वो जगह जमीन पर नरक में जा रही थी। उनके पास बंदूकें थी और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। 30 ब्लड ने अपने फैसले पर विचार किया, ये जानते हुए कि वह अपना करियर बर्बाद कर सकता है। लेकिन वह जानता था कि उसने क्या देखा था और वह अपना कर्तव्य जानता था। वो असहमति में शामिल हो गया और केबल का समर्थन किया। उसका स्टाफ रोमांचित था और थोड़ा आशंकित भी। उसने कहा कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी के करियर में कोई मदद नहीं मिलने वाली। ग्रिफेल याद करते हैं, यह उसकी ओर से एक वीरतापूर्ण कार्य था। बुचे कहते हैं, वो इसे ऐसे ही छोड़ सकता था। मैं स्पष्ट रूप से इन विचारों का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे भेज रहा हूँ। वो पूरी तरह से अपने मुक्कों को निकाल सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने न केवल इसे अधिकृत किया बल्कि इसका समर्थन किया और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ग्रिफेल कहते हैं, ब्लड ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ब्लड ने अपने सहकर्मियों की परेशानी और निराशा को साझा किया। असहमति वाला टेलीग्राम ब्लड ने बाद में लिखा उनके अपने विचारों से मेल खाता था और वे अपने युवा कर्मचारियों के आदर्शवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने बुचे के मसौदे तार में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि संदेश की गंभीरता और दृढ़ विश्वास को देखते हुए बारीकियां निकालना लगभग अपवित्रता जैसा लग रहा था। बुचे, जो वर्षों तक गर्व से मूल तार की एक प्रति अपने साथ रखते थे, अफसोस के साथ याद करते हैं, अगर उन्होंने पूरा तार खुद तैयार किया होता तो शायद वो कहीं ज्यादा परिष्कृत होता। इसके बजाय ब्लड ने असहमति वाले केबल को फिर से टाइप करवाया और अंत में अपनी कुछ टिप्पणियां जोड़ दी। जब ब्लड के डिप्टी ने ये सुना तो वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र था और उसने जल्दी से अपना नाम हाथ से लिख दिया, इसलिए डिप्टी का नाम वाशिंगटन पहुंच गया। लगभग पूरा वाणिज्य दूतावास ब्लड के टेलीग्राम के पीछे खड़ा था। नरसंहार के 2 हफ्ते बाद 6 अप्रैल को ब्लड ने अपने वाणिज्य दूतावास की तीखी असहमति प्रेषित की। ये टेलीग्राम व्यापक रूप से फैला और वाशिंगटन, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में राजनयिकों तक पहुंचा। पूर्वी पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति से असहमति शीर्षक वाला ये गोपनीय केबल शायद अमेरिकी विदेश नीति की अपने ही राजनयिकों द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे तीखी निंदा थी, यह मानते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान में हाल के घटनाक्रमों के संबंध में अमेरिकी नीति न तो हमारे व्यापक रूप से परिभाषित नैतिक हितों और न ही हमारे संकीर्ण रूप से परिभाषित राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती है। ढाका स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के कई अधिकारी इस नीति के मूलभूत पहलुओं पर अपनी तीखी असहमति दर्ज कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारी सरकार लोकतंत्र के दमन की निंदा करने में विफल रही है। हमारी सरकार अत्याचारों की निंदा करने में विफल रही है। हमारी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने में विफल रही है, जबकि साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान प्रभुत्व वाली सरकार को खुश करने और उनके खिलाफ संभावित और उचित नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विडंबना यह है कि हमारी सरकार ने वो प्रदर्शन किया है जिसे कई लोग नैतिक दिवालियापन मानेंगे, वह भी ऐसे समय में जब सोवियत संघ ने लोकतंत्र की रक्षा में राष्ट्रपति याह्या को एक संदेश भेजा था,
जिसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित बहुमत वाली पार्टी, जो संयोगवश पश्चिम समर्थक थी, के नेता की गिरफ्तारी की निंदा की गई थी और दमनकारी उपायों और रक्तपात को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। हमने नैतिक रूप से हस्तक्षेप न करने का भी फैसला किया है, इस आधार पर कि अवामी संघर्ष, जिसमें दुर्भाग्य से नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक संप्रभु राज्य का विशुद्ध रूप से आंतरिक मामला है। निजी अमेरिकियों ने घृणा व्यक्त की है। हम पेशेवर लोक सेवकों के रूप में वर्तमान नीति से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और ईमानदारी से आशा करते हैं कि हमारे सच्चे और स्थायी हितों को परिभाषित किया जा सके और हमारी नीतियों को पुनर्निर्देशित किया जा सके ताकि मुक्त विश्व के एक नैतिक नेता के रूप में हमारे राष्ट्र की स्थिति को बनाए रखा जा सके। इस स्पष्ट संदेश पर वाणिज्य दूतावास के राजनयिक कर्मचारियों के साथ साथ अमेरिकी सरकार के विकास एवं सूचना कार्यक्रमों के 20 अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसे ब्लड ने बाद में सम्मान सूची कहा। ये संदेश जितना तीखा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी सरकार विफल रही है कि धूल की थाप में नरसंहार के सामने राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति इसकी अधीरता में, अमेरिका के नैतिक दिवालियापन के इसके बेबाक आरोपों में और नरसंहार की इसकी चेतावनी में इस शब्द के बार बार दुरुपयोग की दुनिया भर में थकी हुई समझ ने इसे विश्वसनीयता प्रदान की। सैमुअल हॉस्किंसन, जिन्होंने व्हाइट हाउस में ब्लड का टेलीग्राम, जैसा कि जल्द ही ज्ञात हुआ, पढ़ा, याद करते हैं, उस समय ये बहुत चौंकाने वाला लगा था। ऐसा लगता है कि नरसंहार शब्द ने अपना कुछ प्रभाव खो दिया है क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग किया गया है। लेकिन तब नहीं, इसने प्रलय की कल्पनाएं जगा दी, एक लोगों को मिटा देने का एक दृढ़ व्यवस्थित प्रयास। ये चौंकाने वाला था। ब्लड ने एक और बात जोड़ी। जैसा कि हर प्राप्तकर्ता जानता था, उन्होंने केबल प्रसारण को अधिकृत करने की जिम्मेदारी ली थी। वो असहमति से पूरी तरह सहमत थे। ब्लड ने लिखा, मैं उपरोक्त अधिकारियों के अपनी असहमति व्यक्त करने के अधिकार का समर्थन करता हूँ, और उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया, जो सिर्फ अनुमोदन की मुहर से कहीं आगे तक गया। मेरा मानना है कि इन अधिकारियों के विचार, जो पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन अमेरिकी अधिकारियों में से हैं, अमेरिकी समुदाय के अधिकांश लोगों, आधिकारिक और अनौपचारिक, दोनों द्वारा प्रतिध्वनित होते हैं। मैं भी इन विचारों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं इस पद पर प्रमुख अधिकारी हूँ, तब तक उनके बयान पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए उचित है। औचित्य का यह अंतिम संकेत, जो उनके अपने करियर को होने वाले नुकसान को कम करने का एक अंतिम प्रयास प्रतीत होता है, किसी ने भी नजरअंदाज नहीं किया, न तो ढाका में परेशान टीम ने और न ही वाशिंगटन में वरिष्ठ अधिकारियों ने। इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंने अमेरिकी नीति से अपनी व्यवहारिक असहमति व्यक्त की, जो उनके रणनीतिक रूप से सोचे समझे वरिष्ठों पर निर्देशित थी। चूंकि बंगाली राष्ट्रवादी अमेरिका समर्थक थे और उनके संघर्ष में जीत हासिल करने और एक स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना करने की सबसे अधिक संभावना थी, इसलिए संभावित हारने वाले को एक तरफा समर्थन की कठोर नीति के साथ विजेताओं को अलग थलग करना मूर्खतापूर्ण था। विदेश विभाग के विशाल भवन में ब्लड का टेलीग्राम तेजी से फैल गया। कुछ ही घंटों में विदेश विभाग के 9 अनुभवी दक्षिण एशिया विशेषज्ञों ने विदेश सचिव को पत्र लिखकर केबल से अपनी असहमति और अमेरिकी नीति के प्रभाव को व्यक्त किया, बदलाव का आग्रह किया। हालांकि ढाका में ब्लड और उनकी टीम को उनके नए समर्थन के बारे में पता नहीं था, लेकिन विदेश विभाग के मध्य ढाका से लेकर दिल्ली और वाशिंगटन तक के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में एकजुटता दिखाए। ब्लड टेलीग्राम ने वाशिंगटन में सर्वोच्च स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया। हेनरी इस बात से बहुत नाराज थे, किसिंजर के दक्षिण एशिया के कनिष्ठ कर्मचारी सैमुअल हॉस्किंसन कहते हैं। जहां तक हेनरी का सवाल है, उन्होंने खुद को बदनाम किया। किसिंजर के वरिष्ठ सहयोगी हेरोल्ड सॉन्डर्स इस खूनी टेलीग्राम के बारे में कहते हैं। किसिंजर के गुस्से ने व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को स्तब्ध कर दिया। सॉन्डर्स ढाका के अधिकारियों को ये कहते हुए याद करते हैं, ये लोग पागल नहीं थे, वे उदारवादी नहीं थे, उन्होंने बस एक बड़ी आबादी को इस देश के मूल्यों के विपरीत व्यवहार करते देखा। हॉस्किंसन कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो इस बात से इतने नाराज क्यों थे, वो इस बात से इतने परेशान क्यों थे। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि यह हो रहा है और हम इससे कैसे निपटें? वो किसिंजर के बारे में कहते हैं, मुझे याद है कि मैंने सोचा था, क्या वो पागल हो गए हैं? यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सब कहते हैं कि ढाका में यह एक अच्छी टीम है, लेकिन वो गुस्से में है। हेनरी किसिंजर उन दिनों बेकार थे जब वो गुस्से में होते थे। वो हर बात पर बड़बड़ाते रहते थे, वो अकेले नहीं थे। क्रोधित विलियम रोजर्स ने तुरंत किसिंजर से टेलीफोन पर बात की और ढाका में हमारे लोगों के उस घटिया संदेश की निंदा की। विदेश मंत्री ने कहा, ये दुखद है। उन्होंने हमारी नीति के बारे में शिकायत की है और इसे खूब प्रचारित किया है, इसलिए शायद ये लीक हो जाएगा।
यह अक्षम्य है। ब्लड ने इसे केवल गोपनीय, सबसे निचला स्तर बताया था, जिस पर बाद में उन्हें लापरवाही के रूप में खेद हुआ। यह मानना मुश्किल है कि यह अनजाने में हुआ था, किसिंजर ने कहा, और शायद ये टेड कैनेडी तक पहुंच जाए। रोजर्स सहमत हुए। किसिंजर ने कहा, किसी ने उन्हें एक टेलीग्राम भेजा है। मैंने उनसे इस बारे में फोन करने के लिए कहा है। रोजर्स गुस्से से भड़क उठे। यह एक भयानक टेलीग्राम है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसमें लिखा है कि हम अमेरिकियों की जान बचाने में नाकाम रहे और नैतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। किसिंजर ने पूछा, क्या ब्लड ने ऐसा किया? रोजर्स ने जवाब दिया, उनमें से कई लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आप जानते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें जरूर संदेश भेजेंगे। रोजर्स को राहत देते हुए किसिंजर ने निक्सन से ब्लड का टेलीग्राम 2 दिनों तक न भेजने का फैसला किया। किसिंजर और रोजर्स ने बंगालियों पर खुद अत्याचार करने का आरोप लगाया और किसिंजर ने बंगाली नरसंहार की कुछ रिपोर्टों पर संदेह जताया। रोजर्स अभी भी गुस्से में बोले, यह मेरे लिए बेहद अपमानजनक है कि उन्होंने ऐसा संदेश भेजा। विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किसिंजर को उन 9 विदेश विभाग के अधिकारियों के बारे में बताया जिन्होंने ब्लड टेलीग्राम का समर्थन किया था। किसिंजर ने उनसे कहा कि नीति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और उन्हें अपने अधीनस्थों को फिर से नियुक्त करना चाहिए। विदेश विभाग ने असहमति वाले टेलीग्रामों के वितरण को सीमित करने की कोशिश की ताकि लीक न हो। किसिंजर ने बाद में लिखा, उन पर जानबूझकर इन केबलों को कम करके आंकने और इसलिए व्यापक प्रसार पाने का आरोप लगाया। किसिंजर के साथ अपनी बातचीत से उत्साहित होकर रोजर्स ने ब्लड को कड़ी फटकार लगाए। एक असामान्य केबल में, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया था, विदेश मंत्री ने लिखा कि वे मजबूत विचारों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह मुख्य रूप से पाकिस्तानी सरकार का आंतरिक मामला है, और उन्होंने विदेश विभाग के प्रवक्ता के कुछ हद तक फीके शब्दों का एक संपादित संस्करण भेजा, जो खोई हुई जाने और इस्तेमाल किए गए अमेरिकी हथियारों पर चिंता की एकमात्र अभिव्यक्ति थी। इसमें कुछ भी ठोस नहीं था। रोजर्स ने केबल लीक का जोखिम उठाने के लिए ब्लड की आलोचना की। पाकिस्तान को अपने राजदूत को एक सहायक विदेश मंत्री के विनम्र सुझावों और विदेश विभाग के एक फीके बयान के अलावा कुछ नहीं सहना पड़ा, जिसमें चिंता और शांतिपूर्ण समाधान की आशा व्यक्त की गई थी। नरसंहार जारी रहा के बारे में, क्या ये बंगालियों के खिलाफ नरसंहार था या बंगालियों में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ? हिंदुओं को स्पष्ट रूप से निशाना बनाया गया था, स्कॉट बुचर कहते हैं। आप बंगालियों पर एक नस्लीय या सांस्कृतिक समूह के रूप में हमला करने की बात भी कर सकते हैं। यह एक असाधारण रूप से क्रूर दमन था। शुरुआत में चुनिंदा नरसंहार के बारे में अपने जल्दबाजी भरे केबल में ब्लड का आशय समग्र रूप से बंगालियों, मुस्लिम बहुसंख्यकों और हिंदू अल्पसंख्यकों दोनों के विरुद्ध नरसंहार अभियान से था। भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल इसी तरह करती थी। चुनिंदा नरसंहार शब्द का अर्थ है सेना द्वारा लोगों के एक समूह का दमन, बुचर कहते हैं। पंजाबियों और बंगालियों के बीच नस्लीय भेदभाव था। आप व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनते थे कि ये लोग कम धार्मिक है, हमारे छोटे भूरे भाई। कुछ पश्चिमी पाकिस्तानी, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुसंख्यक भी बंगालियों को हिंदुओं के साथ उनके अत्यधिक संपर्क के कारण कमजोर और अपमानित मानते थे। जैसा कि याह्या के अपने एक मंत्री ने कहा था, सैन्य शासन गैर सैन्य बंगालियों को निम्न जाति के हिंदुओं से धर्मांतरित मुसलमानों से हीन मानता था। इसी तरह सिडनी शैनबर्ग ने न्यूयॉर्क टाइम्स में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्वशाली पंजाबियों द्वारा बंगालियों के प्रति महसूस की जाने वाली गहरी नस्लीय घृणा के बारे में रिपोर्ट की। लेकिन इस बात के प्रमाण बढ़ रहे थे कि बंगालियों में हिंदू अल्पसंख्यक दोगुना उत्पीड़ित थे। ब्लड ने दमन के शुरुआती दिनों से ही इस बात को महसूस कर लिया था। हमारा देश, जो उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक मातृभूमि के रूप में बड़ी कुर्बानियों के बाद बना था, बर्बाद हो गया है। देसाई मायज याद करते हैं, हमें पता था कि हिंदू बाजारों पर हमले हुए हैं। जिन गांवों में हम गए थे वे हिंदू थे। हमें पता था कि हिंदुओं पर खास तौर पर हमला किया जा रहा है। उस समय एक पत्र में उन्होंने लिखा था, सेना लगातार जांच कर रही है। लुंगी बंगालियों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का सारोग उठा रही है। खतना की जांच कर रही है। मुस्लिम नमाज पढ़ने की मांग कर रही है। हिंदू भाग जाते हैं या गोली मार दी जाती है। वे याद करते हैं कि ढाका से बाहर एक यात्रा पर मुझे पूरा यकीन था कि मैंने लोगों को हिंदू होने का दावा करते हुए कपड़े पहने देखा था। बुचर कहते हैं, आपने पुरुषों को अपनी लुंगी उतारने के किस्से सुने होंगे। अगर उनका खतना हुआ था तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, अगर नहीं हुआ था तो उन्हें मार दिया जाता था। ये खास तौर पर हिंदुओं को बुरे व्यवहार के लिए निशाना बना रहा था। हिंदू गांवों को जला रहा था।
यह एक नरसंहार जैसा था। ये प्रांत को इन लोगों से मुक्त कर रहा था। वाणिज्य दूतावास पाकिस्तान के इरादों के बारे में अस्पष्ट सिद्धांतों से भरा पड़ा था। अपने पत्र में मायज ने तर्क दिया, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना उन्हें खत्म करने पर तुली हुई है। उनका तर्क है कि हिंदुओं का सफाया करके पाकिस्तान खुद को शुद्ध कर रहा है, खुद को राज्य विरोधी, पाकिस्तान विरोधी, इस्लाम विरोधी तत्वों से मुक्त कर रहा है। भारत भागे हुए शरणार्थियों को अपने यहाँ समाहित कर सकता था। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान 10 लाख अवांछित लोगों को बलि का बकरा बनाकर उनसे छुटकारा पा लेता और पूर्वी पाकिस्तान की कुल आबादी इतनी कम हो जाती कि वो एक बार फिर अल्पसंख्यक बन जाता, जिससे पश्चिमी प्रभुत्व कायम रहता। 47 बाद में वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों ने युद्धोत्तर पाकिस्तान की एक गुप्त न्यायिक जांच के समक्ष ऐसे हमलों की बात स्वीकार की। जांच में कहा गया कि COAS सेना प्रमुख और CGS जनरल स्टाफ प्रमुख जैसे वरिष्ठ अधिकारी अक्सर मजाक में ये पूछते देखे जाते थे कि कितने हिंदू मारे गए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने गवाही दी कि लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, जो पूर्वी पाकिस्तान में मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख बने, ने पूछा कि हमने कितने हिंदुओं को मारा है। मई में एक ब्रिगेडियर की ओर से हिंदुओं को मारने का लिखित आदेश आया। नियाजी ने हिंदुओं के विनाश का आदेश देने से इनकार किया। एक अन्य लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा, जनरल समेत सैनिकों और अधिकारियों में बंगालियों के प्रति एक सामान्य घृणा की भावना थी। हिंदुओं को खत्म करने के मौखिक आदेश थे। ब्लड देव की फांसी से विशेष रूप से व्यथित थे। उस मौत पर विचार करते हुए वो पाकिस्तानी सेना के नरसंहारी तरीकों के विषय पर लौट आए और अब वाशिंगटन के सामने इस भयावह शब्द का इस्तेमाल करने का एक और गंभीर कारण प्रस्तुत किया। ग्रामीण इलाकों में बंगाली राष्ट्रवादी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध का गठन कर रहे थे। साथ ही बंगालियों ने उन लोगों के खिलाफ क्रूर बदला लेने के लिए कुछ अत्याचार भी किए, जिन्हें वे पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति वफादार मानते थे। इसलिए ब्लड और उनके कर्मचारी इस संघर्ष को एक तरफा नरसंहार के बजाय 2 मोर्चों पर होने वाले भयानक गृहयुद्ध के रूप में देखने लगे। सैनिकों द्वारा बिना उकसावे के हत्याओं की लगातार खबरों के बावजूद ब्लड ने सेना को ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करते देखा। फिर भी उनका मानना था कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा था वो नरसंहार के बराबर था। सही वर्णन यही था। इसलिए वाणिज्य दूतावास ने अपनी नरसंहार रिपोर्टिंग हिंदुओं पर केंद्रित करनी शुरू कर दी। उन्होंने केबल में लिखा कि सैन्य कार्रवाई नरसंहार शब्द के मानदंडों पर पूरी तरह खरी उतरती है। ब्लड ने वाशिंगटन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बार बार धमकाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, नरसंहार पूरी तरह से हिंदुओं के विशेष उपचार के लिए उनके नग्न, व्यवस्थित और व्यापक चयन पर लागू होता है। शुरू से ही ढाका में अमेरिकी समुदाय के कई सदस्यों ने या तो हिंदू गांवों और हिंदू बस्तियों को जलाए जाने और नरसंहार से बचने की कोशिश कर रहे हिंदुओं पर गोली चलाए जाने की घटनाएं देखी, या फिर आज पूरे ढाका में दिखाई देने वाले इसके परिणामों को देखा। ढाका विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर देव की गोली मारकर हत्या इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना स्पष्ट रूप से भारतीय और पाकिस्तानी हिंदुओं में कोई भेद नहीं करती थी और दोनों को दुश्मन मानती थी। ब्लड ने लिखा कि ऐसी हिंदू विरोधी भावनाएं लंबे समय से चली आ रही थी और व्यापक थी। उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने हिंदू विरोधी अत्याचारों पर रिपोर्टिंग जारी रखी, जिसमें बताया गया कि कैसे पाकिस्तानी सेना किसी गांव में घुसती, हिंदुओं के ठिकाने के बारे में पूछताछ करती और फिर हिंदू पुरुषों की हत्या कर देती। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं और बच्चों की हत्या के बहुत कम सबूत मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाली मुसलमान इस नरसंहार से घृणा करते थे। ब्लड और उनकी टीम ने पाकिस्तानी हिंदुओं के नरसंहार की निंदा करने के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दायित्व पर जोर दिया। लेकिन ब्लड द्वारा नरसंहार को परिभाषित और प्रलेखित करने के प्रयासों के बावजूद इस भयावह शब्द का व्हाइट हाउस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न तो निक्सन और न ही किसिंजर ने कभी बंगालियों या हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का जिक्र किया। अगर उन्हें झटका लगा भी तो उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखा। हालांकि निक्सन ने 1968 में लिंडन जॉनसन के खिलाफ चुनावी मुद्दे के रूप में बियाफ्रा में हुए नरसंहार की निंदा की थी, लेकिन बाद में इस शब्द का उनके लिए कोई खास महत्व नहीं रहा। अंततः निक्सन प्रशासन हैरी ट्रूमैन के बाद के पिछले प्रशासनों की तरह नरसंहार सम्मेलन में भाग लेने से चुपचाप बचने की कोशिश करता रहा। निक्सन के अटॉर्नी जनरल जॉन मिशेल ने किसिंजर से कहा, ये बियाफ्रा और ब्लैक पैंथर्स के लिए अच्छा है। बिहारी, जब बंगाली राष्ट्रवादी गुरिल्लाओं ने जवाबी कार्रवाई की तो सभी प्रमुख अमेरिकी चौकियां ढाका, इस्लामाबाद और दिल्ली इस बात पर सहमत थी कि याह्या के गृहयुद्ध जीतने की संभावना बहुत कम है।
बंगाली प्रतिरोध ने ग्रामीण इलाकों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें भारत से हथियार, रसद और सुरक्षित ठिकाने मिल सकते थे। इस्लामाबाद दूतावास ने भी स्वीकार किया कि सेना जीत नहीं सकती और कट्टरपंथी बंगाली कभी भी पाकिस्तान के स्वेच्छा से नागरिक नहीं बनेंगे। बंगालियों की शिकायतें अब खून से लथपथ हैं। ढाका से ब्लड ने उत्साहपूर्वक सहमति व्यक्त की, ये तर्क देते हुए कि याह्या और उनके जनरलों के लिए शक्ति बंदूकों की नालों से निकलेगी, जबकि पाकिस्तान गृहयुद्ध में डूबा हुआ था। किसिंजर बंगालियों द्वारा किए गए नरसंहारों को आधार बनाकर एक नैतिक समानता स्थापित कर रहे थे जो याह्या को दोषमुक्त कर सके। निक्सन और किसिंजर के लिए ये कहना सुविधाजनक होगा कि दोनों पक्ष समान रूप से भ्रष्ट थे। ब्लड, जिन्होंने इस भयावह घटना की मुख्य जिम्मेदारी सीधे तौर पर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों पर डाली, हो सकता है कि किसिंजर को हथियार देने का जोखिम उठाने के बजाय अपनी वकालत में एक तरफा होने का प्रलोभन दिया हो। लेकिन जहां उनके केबल अभी भी बंगालियों के नरसंहार पर केंद्रित थे, वहीं उन्होंने बंगाली राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर करने के लिए भी कड़ी मेहनत की। व्हाइट हाउस में उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा था, उसके विपरीत उन्होंने खुद को पक्षपातपूर्ण से ज्यादा पेशेवर के रूप में पेश किया। ब्लड ने वाशिंगटन को दोनों पक्षों में अत्याचारों से जुड़े गृहयुद्ध के बढ़ते संकेतों की सूचना दी, जिसमें बंगालियों द्वारा गैर बंगालियों पर किए गए अत्याचार भी शामिल थे। इन गैर बंगालियों को बिहारी कहा जाता था, जो एक उर्दू भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, जिन्हें बंगाली राष्ट्रवादियों ने पश्चिमी पाकिस्तान में अपने साथी उर्दू भाषी लोगों के कथित हथियार बताकर बदनाम किया। कई मूल रूप से पास के भारतीय राज्य बिहार के थे और कई अन्य मुसलमानों की तरह विभाजन के भयावह सांप्रदायिक विघटन के दौरान पाकिस्तान आए थे। कुछ बिहारियों ने अवामी लीग का समर्थन किया, जो पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता में विश्वास करती थी, लेकिन कई अन्य ने पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन किया। जब 25 मार्च को दमन शुरू हुआ तो बिहारी एक विकट स्थिति में थे। कई बंगाली उन्हें पांचवा स्तंभ मानते थे। कुछ बिहारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के दमन में उनकी मदद की, बंगालियों को लूटा या उनकी हत्या की। स्कॉट बुचर याद करते हैं, न केवल सेना द्वारा बल्कि उनके सहयोगियों बिहारियों द्वारा भी अत्याचार किए गए। दोनों पक्षों के सबसे हिंसक तत्वों को अब अपना सबसे बुरा करने का मौका मिल गया था। मुजीब की स्वयं की घोषणाओं के बावजूद कि बिहारियों की रक्षा की जानी चाहिए, बंगाली राष्ट्रवादियों ने उन पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश और अमेरिकी सहायता कर्मियों ने बताया कि एक कस्बे में लगभग 200 बिहारियों को एक दीवार के सहारे खड़ा करके गोली मार दी गई। बिहारियों ने जवाबी कार्रवाई में लगभग 400 बंगालियों को मार डाला। ब्लड के वाणिज्य दूतावास ने चटगांव और खुलना जैसी जगहों पर बंगाली राष्ट्रवादियों द्वारा बिहारियों पर किए गए अनेक अत्याचारों की भयावह रिपोर्टें दी। बिहारियों के खिलाफ अत्याचारों का घृणा के साथ दस्तावेजीकरण करते हुए ढाका वाणिज्य दूतावास ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। अधिकारियों ने गृहयुद्ध को मुख्य रूप से बंगाली आबादी पर याह्या के हमलों का परिणाम माना, न कि हिंसा की एक अंतहीन अवधि के रूप में जिसमें सभी पक्ष शामिल थे। हालांकि ये दृष्टिकोण निक्सन और किसिंजर के लिए अधिक अनुकूल होता। इसके बजाय ब्लड और उनके कर्मचारियों ने अनुमान लगाया कि मृतकों में लगभग 2/3 बंगाली थे। जैसा कि बाद में विदेश विभाग के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया, बंगालियों और बिहारियों के बीच हुई हिंसा में हजारों लोग मारे गए, जबकि बाद के हमलों में हजारों हिंदू मारे गए। बंगालियों और बिहारियों के बीच प्रतिशोध ने विभाजन की कुछ सबसे बुरी यादें ताजा कर दी। देसाई मायज याद करते हैं कि बंगाली विद्रोहियों ने उर्दू भाषी लोगों के खिलाफ कुछ बेहद क्रूर कृत्य किए थे। जब पाकिस्तानी सेना को इन अत्याचारों का पता चला तो उसने बंगालियों से बदला लिया। मायज एक बंगाली को याद करते हैं जिसने चटगांव में बंगाली विद्रोहियों से कुछ बिहारियों की बहादुरी से रक्षा की थी। इसके बावजूद एक पाकिस्तानी मेजर ने उस बंगाली को पकड़कर अपनी जीप में डाल लिया। मायज ने अपनी कार से जीप का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मेजर ने अपनी बंदूक कार में रख दी और उसे हटने का आदेश दिया। मायज कहते हैं, वो कोने से निकल गया। हमने 50 गज दूर से गोलियों की आवाज सुनी। बाद में हमें खबर मिली कि मेजर गुस्से में था, उसने बंगालियों पर हो रहे अत्याचारों को देखा था, इसलिए वो उस बंगाली गांव में गया। बंगाली और पाकिस्तानी एकजुट थे, सभी एक और विभाजन का शोक मना रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके भाई इस्लामाबाद में थे, उन्होंने लाहौर में पढ़ाई की थी। वे एक ही परिवार में इस युद्ध का शोक मना रहे थे। तो क्या हिटलर द्वारा उन्हें मारना अनैतिक नहीं था? वाशिंगटन वापस आकर रक्त टेलीग्राम ने किसिंजर और स्वयं राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया। ओवल ऑफिस में, जो सोने के सोफे और कुर्सियों, विस्तृत स्कोनस और उससे भी गहरे सुनहरे पर्दों से सजा हुआ था, मुलाकात करते हुए किसिंजर ने निक्सन से कहा, ढाका वाणिज्य दूतावास खुलेआम विद्रोह कर रहा है।
निक्सन याह्या के बारे में चिंतित थे और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बंद करने की संभावना से स्तब्ध थे। राष्ट्रपति के अनिर्णय को भांपते हुए किसिंजर ने जोर देकर कहा, राष्ट्रपति महोदय, अगर हम अभी वहां विद्रोह का समर्थन करने लगे तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। निक्सन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बियाफ्रा में विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि बियाफ्रा की स्थिति पूर्वी पाकिस्तान से भी बदतर है और तर्क दिया कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने बियाफ्रा वासियों को नहीं बचाया तो बंगालियों को बचाना नैतिक पाखंड था। मुझे पता है बियाफ्रा में कम लोग हैं। क्या यही वजह है? उन्होंने एक और उदाहरण दिया। देखिए, जर्मनी में ज्यादा यहूदी नहीं थे। किसिंजर, जो उन जर्मन यहूदियों में से एक थे, ने चुपचाप सहमति जताई। यह सही है। निक्सन ने पूछा, तो क्या हिटलर का उन्हें मारना अनैतिक नहीं था? किसिंजर ने फिर बुदबुदाया, यह सही है। बिना किसी के कुछ कहे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगी और मित्र की तुलना अडोल्फ हिटलर से कर रहे थे। निक्सन ने याह्या और हिटलर के बीच जो अंतर किया वो उनके जातीय पीड़ितों के नरसंहार के पैमाने से संबंधित था। निक्सन खुलकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तर्क वास्तव में उनके खिलाफ काम कर गया। अगर हिटलर द्वारा जर्मनी की छोटी यहूदी आबादी को मारना गलत था, तो याह्या द्वारा पाकिस्तान की बड़ी बंगाली आबादी को मारना भी गलत होगा। निक्सन ने बिना किसी के कहे पूर्वी पाकिस्तान के लिए बियाफ्रा और होलोकॉस्ट जैसे उदाहरणों का व्यापक रूप से हवाला दिया। लेकिन स्थिति का आकलन करने के बजाय पीछे हटने की तो बात ही छोड़ दें। वे अपने आलोचकों के पाखंड पर क्रोधित हो गए। ये हास्यास्पद है। किसिंजर ने हिटलर की तुलना पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने जोर दिया कि वे याह्या पर दबाव न डालें। राष्ट्रपति महोदय, अगर हम अभी वहां जाते हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा और बंगाली वैसे भी वामपंथी हो जाएंगे। वे स्वभाव से ही वामपंथी हैं। हालांकि विदेश विभाग ने उबाऊ शब्दों में समझाया था कि अवामी लीग गहरी अमेरिकी समर्थक है। फिर भी किसिंजर ने आगे कहा, उनका उदारवादी नेतृत्व जेल में है। शायद उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब यही स्थिति है। इस बिंदु पर यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में याह्या के दमन की आलोचना कर रहे थे, उनका उत्साह कम हो गया और वे चुप हो गए। निक्सन ने दृढ़ता से कहा, मुझे लगता है कि अगर हम इस सब में शामिल हो गए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। किसिंजर ने उन्हें आश्वस्त किया, यह एक आपदा है, कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह एक ऐसी स्थिति है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारे पक्ष लेने का कोई मतलब नहीं है। बंगाली और पाकिस्तानी एकजुट थे, सभी एक और विभाजन का शोक मना रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके भाई इस्लामाबाद में थे, उन्होंने लाहौर में पढ़ाई की थी। वे एक ही परिवार में इस युद्ध का शोक मना रहे थे। तो क्या हिटलर द्वारा उन्हें मारना अनैतिक नहीं था? वाशिंगटन वापस आकर रक्त टेलीग्राम ने किसिंजर और स्वयं राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया। ओवल ऑफिस में, जो सोने के सोफे और कुर्सियों, विस्तृत स्कोनस और उससे भी गहरे सुनहरे पर्दों से सजा हुआ था, मुलाकात करते हुए किसिंजर ने निक्सन से कहा, ढाका वाणिज्य दूतावास खुलेआम विद्रोह कर रहा है। निक्सन याह्या के बारे में चिंतित थे और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बंद करने की संभावना से स्तब्ध थे। राष्ट्रपति के अनिर्णय को भांपते हुए किसिंजर ने जोर देकर कहा, राष्ट्रपति महोदय, अगर हम अभी वहां विद्रोह का समर्थन करने लगे तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। निक्सन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बियाफ्रा में विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि बियाफ्रा की स्थिति पूर्वी पाकिस्तान से भी बदतर है और तर्क दिया कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने बियाफ्रा वासियों को नहीं बचाया तो बंगालियों को बचाना नैतिक पाखंड था। मुझे पता है बियाफ्रा में कम लोग हैं। क्या यही वजह है? उन्होंने एक और उदाहरण दिया। देखिए, जर्मनी में ज्यादा यहूदी नहीं थे। किसिंजर, जो उन जर्मन यहूदियों में से एक थे, ने चुपचाप सहमति जताई। यह सही है। निक्सन ने पूछा, तो क्या हिटलर का उन्हें मारना अनैतिक नहीं था? किसिंजर ने फिर बुदबुदाया, यह सही है। बिना किसी के कुछ कहे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगी और मित्र की तुलना अडोल्फ हिटलर से कर रहे थे। निक्सन ने याह्या और हिटलर के बीच जो अंतर किया वो उनके जातीय पीड़ितों के नरसंहार के पैमाने से संबंधित था। निक्सन खुलकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तर्क वास्तव में उनके खिलाफ काम कर गया। अगर हिटलर द्वारा जर्मनी की छोटी यहूदी आबादी को मारना गलत था, तो याह्या द्वारा पाकिस्तान की बड़ी बंगाली आबादी को मारना भी गलत होगा। निक्सन ने बिना किसी के कहे पूर्वी पाकिस्तान के लिए बियाफ्रा और होलोकॉस्ट जैसे उदाहरणों का व्यापक रूप से हवाला दिया। लेकिन स्थिति का आकलन करने के बजाय पीछे हटने की तो बात ही छोड़ दें। वे अपने आलोचकों के पाखंड पर क्रोधित हो गए। ये हास्यास्पद है। किसिंजर ने हिटलर की तुलना पर जोर नहीं दिया।
इसके बजाय उन्होंने जोर दिया कि वे याह्या पर दबाव न डालें। राष्ट्रपति महोदय, अगर हम अभी वहां जाते हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा और बंगाली वैसे भी वामपंथी हो जाएंगे। वे स्वभाव से ही वामपंथी हैं। हालांकि विदेश विभाग ने उबाऊ शब्दों में समझाया था कि अवामी लीग गहरी अमेरिकी समर्थक है। फिर भी किसिंजर ने आगे कहा, उनका उदारवादी नेतृत्व जेल में है। शायद उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब यही स्थिति है। इस बिंदु पर यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में याह्या के दमन की आलोचना कर रहे थे, उनका उत्साह कम हो गया और वे चुप हो गए। निक्सन ने दृढ़ता से कहा, मुझे लगता है कि अगर हम इस सब में शामिल हो गए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। किसिंजर ने उन्हें आश्वस्त किया, यह एक आपदा है, कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह एक ऐसी स्थिति है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारे पक्ष लेने का कोई मतलब नहीं है।